हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट में चलने वाला टॉपिक कॉस्ट अकाउंटिंग में यूनिट और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग के बारे में पढ़ना चाहते हैं। टॉपिक का नाम है इकाई या एकल उत्पादन लागत निर्धारण रीति। डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये बीकॉम पार्ट सेकंड में एबीएसटी सेकंड के पेपर में चलता है। साथ ही सीए आईपीसी जो न्यू स्कीम है उसमें भी इसका पूरा पेपर होता है। और एमकॉम प्रीवियस एबीएसटी से कंपल्सरी पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग में भी ये टॉपिक हमारा पढ़ने को आता है। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कॉस्ट अकाउंटिंग की महत्वपूर्ण टेक्निक है जिसको हम आज के लेक्चर में पढ़ना चाह रहे हैं। विद्यार्थियों, आप जानते हैं आज का युग जो है वो एक निर्माणी युग है और इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां अनेक प्रकार के उत्पादन करती हैं। तो ऐसी कंपनियां जो एक विशेष प्रकार की एक समान वस्तुओं का उत्पादन करती हों और उत्पादन प्रक्रिया उनकी निरंतर जारी रहे, ऐसी कंपनियां जैसे साबुन उद्योग हैं, शरबत उद्योग है, तेल उद्योग, चीनी कंपनियां, स्टील कंपनी, या हम कहें कि सीमेंट इंडस्ट्री, टायर ट्यूब इंडस्ट्री, चमड़ा उद्योग, बहुत सी आपने कंपनियां पढ़ी हैं। लेकिन इन कंपनियों में ऐसा उत्पादन जो एक समान है, एक जैसा है, जैसे एक ईंट भट्ठों वाली कंपनी ईंट बनाती है तो समान प्रकार की होंगी। कोयले की खान वाली कंपनी कोयला का उत्पादन करती है तो एक समान इकाई है। ठीक इसी प्रकार से अनेक ऐसी वस्तुएं हैं जो केवल एक विशिष्ट प्रकार का उत्पादन ही करती हैं। तो ऐसी कंपनियां इकाई या उत्पादन लागत निर्धारण पद्धति का उपयोग करती हैं। तो इकाई लागत निर्धारण रीति एक ऐसी विधि है जो उत्पादन की प्रति इकाई पर आधारित है, जहां उत्पादन निरंतर जारी रहता है और इकाइयां एक समान होती है अथवा उनको अनुपातों की सहायता से एक समान बनाया जा सकता है। तो ऐसी पद्धति का हम आज पढ़ना चाह रहे हैं। इसके कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं। मेरा पहला ऑब्जेक्ट में लिखा है कुल लागत एवं प्रति इकाई लागत ज्ञात करना। किसी उद्योग द्वारा एक निश्चित अवधि में उत्पादित समान वस्तु की समस्त इकाइयों की कुल लागत और प्रति इकाई लागत ज्ञात करना इस मेथड का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है। दूसरा ऑब्जेक्ट है लागत इकाई पर किए गए व्ययों का विश्लेषण करना, अर्थात किसी वस्तु की समस्त इकाइयों के उत्पादन पर व्यय और लागत के विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत अलग अलग कुल लागत तथा प्रति इकाई पर कितना व्यय हुआ है, इसका विश्लेषण हम इस विधि से कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक इसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। तीसरा ऑब्जेक्ट है तुलनात्मक विश्लेषण। हमारी कंपनी में उत्पादन प्रक्रिया में अलग अलग वर्षों में तथा चालू वर्ष में विभिन्न व्ययों का विस्तृत विश्लेषण करके तुलनात्मक अध्ययन करना हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यदि किसी व्यय में तुलनात्मक अध्ययन करने पर वृद्धि पाई जाती है तो उस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं और हम उसमें किस प्रकार से कमी करें इसका अध्ययन हम कर सकते हैं। चौथा महत्वपूर्ण उद्देश्य है लागत के प्रत्येक तत्व का कुल लागत से आनुपातिक अंश ज्ञात करना, अर्थात हमारे लागत के जो मुख्य तत्व हैं उनमें प्रत्येक तत्व का आनुपातिक अंश कितना है ये हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हम इसको प्रति इकाई के रूप में निकाल सकते हैं या हम इसको प्रतिशत के रूप में भी हम आसानी से ज्ञात करके दिखा सकते हैं। विक्रय मूल्य का निर्धारण करना, इस विधि द्वारा उत्पादक प्रति इकाई लागत ज्ञात कर लेता है और उस लागत में निश्चित दर से लाभ जोड़कर प्रति इकाई विक्रय मूल्य बहुत आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला उद्देश्य है निविदा मूल्य ज्ञात करना। कभी कभी ग्राहक से आदेश प्राप्त करने से पूर्व ही उसे वस्तु का अनुमानित विक्रय मूल्य हमें बताना होता है, जिसे हम निविदा मूल्य या कोटेशन प्राइस के नाम से जानते हैं। इस विधि द्वारा पिछली अवधि की लागतों के आधार पर हम अनुमानित मूल्य व वांछित लाभ जोड़कर निविदा मूल्य का निर्धारण भी बहुत आसानी से करके दिखा सकते हैं। तो ये इसके हैं कुछ बेसिक ऑब्जेक्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। इस विधि की दो मुख्य विशेषताएं हैं। पहली है उत्पादन निरंतर हो, अर्थात उत्पादन प्रक्रिया है वो निरंतर जारी रहेगी। और दूसरी है इकाइयां एक समान हो, अर्थात जिन वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं वह इकाइयां हमारी एक जैसी हों। और एक जैसी अगर नहीं है तो यह संभव होना चाहिए कि उनको अनुपात के आधार पर एक समान बनाकर लागत हम ज्ञात कर सकें। लागत इकाई निर्धारण की विधियां हमारी
तीन विधियां मैंने आपके सामने रखी हैं। इस चैप्टर में जिस भी वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं उसकी लागत निर्धारण तीन रीतियों से हम अलग अलग तरीके से करके दिखा सकते हैं। पहला है लागत विवरण पत्र, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा है लागत सूची, जिसे कॉस्ट शीट के नाम से जानते हैं। और तीसरा है उत्पादन खाता, जिसे प्रोडक्शन अकाउंट के नाम से हम जानते हैं। तो विधियों में सबसे पहले है लागत विवरण पत्र। ये क्या है, ये हमें समझना है। जब किसी वस्तु की अनुमानित कुल लागत ज्ञात करनी हो तो इस उद्देश्य से बनाया गया विवरण लागत विवरण कहलाता है, अर्थात स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कहलाता है, जिसमें हम मूल लागत, जिसे प्राइम कॉस्ट कहते हैं, कारखाना लागत, जिसे हम फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट कहते हैं, उत्पादन लागत, जिसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, तथा कुल लागत, जिसे हम टोटल कॉस्ट कहते हैं, की गणनाएं अलग अलग करते हैं। ये मैंने आपको मेरे फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था लागत के तत्वों में। तो लागत के विवरण में हमारी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का योग करके हम प्राइम कॉस्ट निकालते हैं। फिर हम फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ करके हम फैक्ट्री कॉस्ट निकालते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोड़ करके हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं। हम ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के समायोजन करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं। और फिर सेलिंग ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ करके हम टोटल कॉस्ट याद करते हैं। और अगर हमें वांछित लाभ भी दे दिया जाए तो लाभ जोड़कर हम विक्रय मूल्य का निर्धारण करते हैं। तो अगर आप इस प्रकार से प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑपरेशन निकाल कर जो स्टेटमेंट बनाते हैं वो हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कहलाता है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का प्रारूप है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनका योग कर दिया प्राइम कॉस्ट। हमने एड फैक्ट्री एंड वर्क्स और जोड़ दिया तो वर्क्स कॉस्ट। और इसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जोड़ दें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड तो जाता है टोटल कॉस्ट और गुड्स सोल्ड। इसमें प्रॉफिट जोड़ दें तो ये हमारा सेल्स बन जाती है। तो इस प्रारूप से हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना के बताते हैं। लागत निर्धारण की दूसरी विधि है लागत सूची, जिसे हम कॉस्ट शीट के नाम से जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी निर्माणी संस्था में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित माल की कुल लागत निर्धारण की दृष्टि से बनाए गए लागत विवरण पत्र में लागत के प्रत्येक अंग की कुल लागत के साथ साथ यदि प्रति इकाई लागत भी ज्ञात की जाए तो वह लागत सूची या कॉस्ट शीट बन जाती है। दोनों में फर्क इतना है कि यहाँ पर हमने केवल टोटल कॉस्ट ज्ञात की थी और लागत सूची में प्रत्येक लागत के तत्व की अलग अलग प्रति इकाई लागत अगर हम ज्ञात कर दें तो वह कॉस्ट शीट बन जाती है। तो लागत सूची में हम उत्पादन मात्रा, उत्पादित माल की कुल लागत तथा प्रति इकाई लागत की गणना कर सकते हैं। लागत सूची में मूल लागत, कारखाना लागत, उत्पादन लागत, बेचे गए माल की लागत तथा कुल लागत हम प्रति इकाई भी ज्ञात करके दिखा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक व्यय की कुल लागत की हम प्रतिशत के आधार पर गणना भी करके बता सकते हैं। दो अवधियों या दो उत्पादों की लागत को स्पष्ट रूप से तुलनात्मक अध्ययन भी हम लागत सूची के द्वारा बता सकते हैं। और अगर हमें विक्रय मूल्य पता है तो प्रति इकाई विक्रय मूल्य व प्रति इकाई लागत के अंतर के आधार पर प्रति इकाई लाभ की गणना करके भी दिखा सकते हैं। तो कॉस्ट शीट हम बहुत आसानी से बना के दिखा सकते हैं। दोनों में अंतर इतना ही है, देखा हमने विशेष रूप से कि यहाँ पर हम प्रति इकाई लागत नहीं ज्ञात करते हैं और यहाँ पर प्रत्येक तत्व की प्रति इकाई लागत भी हम अलग अलग ज्ञात करके दिखाते हैं। यहाँ प्रति इकाई का कॉलम का हमें बनाना होगा। डेशेंट हम कॉस्ट सीरीज प्रारूप बना सकते हैं। एक कॉलम अमाउंट का हो गया, आप देख रहे हैं ये हमारा टोटल कॉस्ट का, और एक कॉस्ट पर यूनिट का। हम ऊपर लिखते हैं आउटपुट यूनिट्स में कितनी इकाई का आउटपुट है, और यूनिट हमारी जैसे किलोग्राम है या टन है या मीटर है वो हम यहाँ लिख देते हैं। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, दूसरा टोटल कॉस्ट का, तीसरा कॉस्ट पर यूनिट का। डायरेक्ट मटेरियल टोटल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस टोटल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस टोटल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट, और फिर प्राइम कॉस्ट निकालते हैं। फिर एड वर्क्स ओवरहेड जैसा भी हमें दे रखा है, अवशोषण की रीतियाँ आप पढ़ चुके हैं, उस आधार पर तो हम प्राइम कॉस्ट में जितना भी वर्क्स ओवरहेड जोड़ देंगे तो उसकी यहाँ प्रति इकाई निकाल लेंगे, योग वर्क्स कॉस्ट आएगा। ऑफिस ओवरहेड जोड़ दिया हमने, यहाँ प्रति इकाई निकाल लेंगे, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन आ जाएगा। सेलिंग ओवरहेड जोड़ दें, यहाँ प्रति इकाई निकाल लेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट बेसिस या सेल्स बेसिस जो भी दे रखा है अगर हम जोड़ दें तो कुल लाभ, यहाँ प्रति इकाई लाभ और हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कॉस्ट शीट के द्वारा किसी भी वस्तु की कुल लागत और प्रति इकाई लागत की गणना बहुत आसानी से करके दिखा सकते हैं।
लागत इकाई निर्धारण की तीसरी और महत्वपूर्ण रीति है उत्पादन खाता, प्रोडक्शन अकाउंट। हम प्रोडक्शन अकाउंट बनाकर भी किसी वस्तु की प्रति इकाई और कुल लागत की गणना कर सकते हैं। जब वस्तु के उत्पादन के लागत संबंधी आंकड़ों के खाते के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाए तो हम इसको प्रोडक्शन अकाउंट के नाम से जानते हैं। इसे आउटपुट अकाउंट भी कहते हैं। इसे हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। इसके डेबिट पक्ष में सामग्री, श्रम, उपरिव्यय अर्थात मटेरियल, लेबर और ओवरहेड के अंतर्गत लाभ की विवरण दिखाए जाते, लागत के विवरण दिखाए जाते हैं तथा क्रेडिट पक्ष में तैयार माल की बिक्री दिखाई जाती है। तैयार माल का प्रारंभिक स्टॉक इसके डेबिट पक्ष में और अंतिम माल का स्टॉक इसके क्रेडिट पक्ष में हम दिखाते हैं। और दोनों पक्षों का अंतर हमारा लाभ या हानि प्रकट करता है। अगर इसका क्रेडिट पक्ष ज़्यादा है तो ये लाभ प्रकट करेगा और इसका डेबिट साइड ज़्यादा है तो ये हानि प्रकट करता है। तो इसका प्रारूप इस प्रकार से है, इसको आप समझिए। हमारा प्रोडक्शन अकाउंट का प्रारूप ये होता है। आप देख रहे हैं इसके डेबिट पक्ष में है पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर क्रेडिट में भी है, फिर अमाउंट। सबसे पहले हम लिखा है टू मटेरियल, टू वेजेस, टू एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, टू वर्क्स ओवरहेड, टू ऑफिस ओवरहेड। आप देख रहे हैं जो कॉस्ट शीट वाले आइटम्स थे वो सारे के सारे इसके डेबिट पक्ष में दिखाए हैं। अब जैसे ही आपने यहाँ लिखा क्रेडिट साइड में बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन CD, ये कॉस्ट प्रोडक्शन आ गई इसकी। आप देख रहे हैं यहाँ पर हम लिखा है टू कॉस्ट प्रोडक्शन BD, फिर ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ले लिया बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल फॉर सेल, हमने इसको फिर ट्रांसफर कर लिया। क्रेडिट साइड में इसका क्लोजिंग स्टॉक हम दिखा दिया और बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गुड्स सोल्ड। तो डिस्ट्रीब्यूशन आप देखा कि जो भी खर्चे हैं हमारे वो सारे डेबिट में आ गए, जो कॉस्ट शीट से संबंधित। जो हमारा ओपनिंग स्टॉक था वो भी डेबिट में आ गया तैयार माल का, और जो क्लोजिंग स्टॉक था वो क्रेडिट में आ गया। यहाँ तक का जो अंतर निकाला ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है। हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ट्रांसफर कर लिया, सेलिंग ओवर जोड़ दिया, क्रेडिट साइड में सेल लिख दी, तो खाते का अंतर। अगर CR पक्ष भारी है तो प्रॉफिट और डेबिट पक्ष भारी है तो लॉस। तो इस तरीके से हम इसको प्रोडक्शन अकाउंट को बना के दिखा सकते हैं। और आप चाहें तो एक कॉलम डेबिट और क्रेडिट में और बना सकते हैं, जिसमें पर यूनिट कॉस्ट भी आप दिखा सकते हैं, प्रति इकाई लागतें। तो कंपेरेटिव प्रोडक्शन अकाउंट भी हमारा बना के हम दिखा सकते हैं। अब ये एग्जाम में समझिए पिग आयरन प्रोडक्शन अकाउंट। हमने इसे डेबिट पक्ष में लिया कॉस्ट पर टन और टोटल कॉस्ट दिखा रखी है। क्रेडिट साइड में कॉस्ट पर टन टोटल कॉस्ट दिखा रखी है। आउटपुट हमारा एक पर्टिकुलर पीरियड का है 32,000 टन। अब जो खर्चे लगे जैसे टू कॉल, टू कॉक, टू लाइमस्टोन, टू आयरन और टू सन्ड्रीज, टू वेजेस, तो ये जो खर्चे हमने लिखे हैं सभी खर्चों में हमने 32,000 टन का भाग दे दिया, तो ये कॉस्ट पर टन आ गई। क्रेडिट साइड में लिखा हमने बाई सेल ऑफ स्लेग, जो रद्दी बिक्री है 10,500 की प्रति इकाई हो गई, बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिफरेंस आ गया खाते का हमारा 96,500 और ये प्रति इकाई आ गई। तो इस तरीके से हम प्रोडक्शन अकाउंट कंपेरेटिव भी बना के दिखा सकते हैं। और अगर हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक भी हैं तो अगले भाग में हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर कर लेंगे और प्रॉफिट हमारा या लॉस जो भी है उसकी गणना सेकंड भाग में हम बहुत आसानी से करके दिखा सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, किसी भी निर्माणी कंपनी में जो यूनिफॉर्म रूप से किसी एक समान प्रकार की वस्तु का उत्पादन करती है तो उसकी लागत याद करने के लिए 3 मेथड मैंने आपको बताई, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट शीट और प्रोडक्शन अकाउंट। इन तीनों में से किसी भी आधार पर आप किसी भी वस्तु की टोटल कॉस्ट और पेरेंट कॉस्ट आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये मेथड है हमारा यूनिट कॉस्टिंग और प्रोडक्शन कॉस्टिंग और आउटपुट कॉस्टिंग। अब मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मेट ऑफ डिटेल कॉस्ट शीट। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इस प्रारूप में आप कॉस्ट शीट बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ आउटपुट लिख दिया यूनिट्स में, हमारी यूनिट क्या हुई यहाँ आ जाएगी टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट में हम उत्पादन का भाग देकर के प्रति इकाई लागत निकाल सकते हैं। और अगर हमें परसेंटेज भी निकालनी हो तो हम अगले कॉलम का भी उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको निकालना डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। निकालने का तरीका है ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, एड परचेज, कैरेज इनवर्ड, कस्टम ड्यूटी एंड ऑक्ट्रॉय, डॉक चार्जेज, फ्रेट इनवर्ड, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल्स, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये हमारा मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। डायरेक्ट वेजेज, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस, इन सब का योग कर दे तो प्राइम कॉस्ट बन जाएगी। और आउटपुट का भाग दे दें तो प्रति इकाई लागत आ जाएगी। एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो भी फैक्ट्री ओवरहेड आपने पढ़े हैं लागत के तत्व चैप्टर में क्रमशः लिख दीजिए। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री सुपरविजन, ड्राइंग ऑफिस सैलरी, मोटिव पावर, फ्यूल एंड ऑयल, ग्रीस, स्टीम, वेलफेयर एक्सपेंसेस, लेबोरेटरी एक्सपेंसेस, depreciation of plant machine, depreciation of factory building, repairs, indirect wages, technical directors fees, haulage, loose tools write off, material storage expenses,
मटेरियल हैंडलिंग चार्जेज, फैक्ट्री स्टेशनरी, वर्क्स मैनेजर सैलरी, वर्क्स क्लरिकल स्टाफ सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी, स्टोर कीपर सैलरी, सर्विस डिपार्टमेंट्स एक्सपेंसेस। तो आप देख रहे हैं कि ये सभी हमारी वो फैक्ट्री ओवरहेड हैं जो हम जोड़ रहे हैं। फैक्ट्री क्लीनिंग, ऑल अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, और अगर कुछ किलो स्क्रैप है तो वो हम घटाएंगे, तो ये फैक्ट्री कॉस्ट हमारी आ जाएगी। एड ऑफिस ओवरहेड, इनको प्रोडक्शन ओवरहेड भी कहते हैं, जो ऑफिस रेंट है, रेट्स है, टैक्सेज है, स्टाफ सैलरी है, ऑफिस लाइटिंग है, ऑफिस क्लीनिंग है, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज, ऑफिस से संबंधित और खर्चे हमारे, तो जो भी खर्चे ऑफिस के हैं, चाहे वो सन्डे एक्सपेंसेज हो, जनरल एक्सपेंसेज हो, लीगल चार्जेज, ऑडिट फीस, बैंक चार्जेज एक्सेट्रा, हम सब जोड़ दें तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स जोड़ दें और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स घटा दें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड। अब नंबर आता है ऐड सेलिंग ओवरहेड का, जो भी सेलिंग ओवरहेड हैं वो हम ऐड करेंगे। सेलिंग ओवरहेड में आप देख रहे हैं कि हमारा एडवर्टाइजमेंट है, शोरूम एक्सपेंसेस हैं, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हैं, कमीशन ऑन सेल्स है, सेल्समैन सैलरीज है, एक्सपेंस ऑफ मार्केट रिसर्च के हैं, बजट्स राइट ऑफ नॉर्मल नेचर के हैं, सैंपल्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, सर्विस चार्जेस हैं, पैकिंग चार्जेस हैं, लोडिंग को कैरी जो सेल्स है, रेंट ऑफ वेयर हाउस और फिनिश गुड्स है, ये सब हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम जोड़ते चलेंगे। इंश्योरेंस एंड लाइटिंग ऑफ वेयर हाउस है, एक्सपेंसिव डिलीवरी वेन है, सैलरीज ऑफ पैकिंग डिपार्टमेंट है, कलेक्शन चार्जेस हैं, कॉस्ट ऑफ कैटलॉग्स है, फिर एक कॉस्ट ऑफ टेंडर्स है, ब्रांच एक्सपेंसेस हैं। मतलब इस प्रकार से जितने भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम जोड़ देंगे तो ये हमारी किसी वस्तु की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। फिर हम इसमें जोड़ेंगे प्रॉफिट, हमारा जो भी प्रॉफिट है तो ये सेल्स बन जाएगी, और अगर सेल्स पता है तो कॉस्ट और सेल्स का अंतर निकाल लेंगे, प्रॉफिट और लॉस। तो ये कंप्लीट कॉस्ट शीट का प्रारूप मैंने आपके सामने रखा है। कैसा भी क्वेश्चन हो इस सीट से बाहर नहीं जाएगा, और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट शीट एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो विद्यार्थियों आपको अच्छे तरीके से समझना है और बहुत प्रैक्टिस करके आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाने हैं। कॉस्ट शीट के लिए कहे तो कॉस्ट शीट बनानी है, प्रोडक्शन अकाउंट के लिए कहे तो प्रोडक्शन अकाउंट बनाना है, और हमें कुल लागत, प्रति इकाई लागत, कुल लाभ और प्रति इकाई लाभों की गणना करके दिखानी होती है। अगले लेक्चर में इससे संबंधित विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं आपके सामने आती हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। मेरे लेक्चर आप निरंतर सुनते रहिए। अब मैं कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर मेरे कंटिन्यू चलेंगे, तो उनको आप निरंतर वॉच करते रहिए। आपको अगर पसंद आए तो आपको लाइक अवश्य कीजिए, वह अपने फ्रेंड्स में इसको अधिक अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।